जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि एमसीआरई नई वैकेंसीज लेके आ चुके हैं। जी बिल्कुल, एमसीआरई ने काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं जो निकाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रेडियोग्राफर के रिगार्डिंग बात करेंगे कि रेडियोग्राफर की कितनी पोस्टें निकाली है, क्या सिलेबस में अपडेट किया गया है, क्या क्या आपके सिलेबस रखा गया है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशी गुप्ता आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले जो भी लोग नए हैं चैनल पर, वो जाकर के टेलीग्राम चैनल जो कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से है, इसको ज्वाइन कर लें। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, PDF है, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जो आपके लिए बेटर रहेगा। सेकेंड, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है या आपको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करने का ट्राई किया जाएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं वीडियो में सबसे पहले कि जो एमसीआरई वैकेंसीज निकाल चुका है, कब आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब लास्ट डेट होने वाली है, क्या क्या गलतियां आप लोगों को इस बार नहीं करनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपके जो डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल्स, यानी कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो आपके आज स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 12 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, यानी कि आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो चलेंगे। ट्राई आप लोग यही करना कि आप पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर दो, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जो साइट होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और एम्स का जो फॉर्म होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, तो दिक्कत आती है इसको लास्ट में भरने में। ओके, सेकंड बात ये कि अगर कोई भी एक्सेप्टेंस अपीयर होना है एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप ये 7 अगस्त जो है ये आपकी डेट रहेगी, यानी कि आपको जो भी यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपका एक्सेप्टेंस होगा उसके लिए। थर्ड, इशू ऑफ एडमिट कार्ड, यानी कि आपका जो भी एडमिट कार्ड है ये कब इशू किया जाना है, ये डिपेंड करेगा आपके एग्जामिनेशन पे, यानी कि आपकी जो एमसीआरई की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, तब जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगला, डेट ऑफ सीबीटी, यानी कि आपका एग्जाम जो है ये कब होगा, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके 25 अगस्त से लेकर के और 26 अगस्त, यानी कि इन 2 डेट में बताया गया है। ये आपके क्या हो सकता है, टेंटेटिव, यानी कि अगर कुछ भी चेंज होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेट ऑफ स्किल टेस्ट, तो ये तो बाद में नोटिफिकेशन आएगा, उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जुड़े रहोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस रिगार्डिंग। देखो एप्लीकेशन फी का तुम लोगों को समझ में आ गया कि जो एप्लीकेशंस हैं फॉर्म वो स्टार्ट हो रहे हैं आज से 12 जुलाई से और खत्म होंगे 31 जुलाई तक। ट्राई ये करना कि पहले ही कंप्लीट कर दो, क्योंकि एम्स का फॉर्म काफ़ी बड़ा होता है, लेंथी होता है, लास्ट में जो साइट होती है वो चलती नहीं है, धीरे धीरे चलेगी, दिक्कत आप लोगों को होगी। सेकेंड, आपकी जो डेट बताई गई है एग्जामिनेशन की वो 25 अगस्त और 26 अगस्त बताई गई है, टेंटेटिव बताई गई है, जो भी चेंज होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। साथ साथ में आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो भी, उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, तब आप जाकर के साइट से एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट बात, जो आपका पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है, यानी कि सीबीटी बेस्ड फॉर्म में रहने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 90 मिनट्स मिलते हैं। 90 मिनट्स में क्या होता है, आपको 5 पोर्शन में डिवाइड होते हैं क्वेश्चन, 5 पोर्शन में क्वेश्चंस डिवाइड होते हैं। इस 5 पोर्शंस में क्या होता है, एक सिंगल पोर्शन में आपको 18 क्वेश्चंस दिखते हैं। कितने, 18 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। तो 18 क्वेश्चंस आपको एक पोर्शन में मिलेंगे, तो 5 पोर्शन में आपके हो जाएंगे यहाँ पे कितने क्वेश्चन, जितने भी आपको दिए जाएंगे। सेकेंड बात ये यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे 5 पोर्शन में, ये 20 होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और आपको लगभग 5 पोर्शन में दिए जाते हैं, तो टोटल आपके 100 MCQs यहाँ से बनते हैं। सेकंड बात ये कि जो ये 100 MCQs होते हैं, इसमें से हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको क्या मिलेगा, 4 मार्क मिलेगा। ओके, तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क मिलेगा। साथ साथ में आपके ये डाउट्स रहते हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। ओके, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अब देखो इस फॉर्मेट में क्या चेंज किया गया है कि पहले के टाइम पे ये था, मतलब जो प्रीवियस हुई थी एग्जाम उसमें ये था कि 75 आपको दिए गए थे टेक्निकल पोर्शन से और 25 आपके जो थे वो थे आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से। इस बार क्या कर दिया गया कि 80 जो है वो टेक्निकल पोर्शन से हैं, 80 टेक्निकल पोर्शन से आएंगे और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे एक चेंज आपको देखने के लिए मिला होगा।
ओके अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि सबको ये दिक्कत होती है कि मैम जो किस मोड पे एग्जामिनेशन होने वाला है। तो देखो एग्जामिनेशन का जो मोड है वो आपका इंग्लिश रहने वाला है, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में ही आपका एग्जाम होगा। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, जो मोड रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की रहेगी। यहाँ पे आपको 100 MCQs यहाँ पे मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क रखेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस से रिगार्डिंग, कि सिलेबस जो है उसमें क्या आया है। तो देखो सिलेबस तो वही है जो पहले दिया गया था, बस कुछ अपडेट किया गया है। जो भी टॉपिक्स होंगे उनमें तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसमें आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। रेडिएशन फिजिक्स एंड फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, यानी कि जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है हमेशा जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड एक्सरे मशीन्स और एक्सेसरीज, जो आप लगभग इसमें ही पढ़ लेते हो। एक्सरे फिल्म इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, यानी कि आपका जो डार्क रूम का पोर्शन है जो आज के टाइम पे काफी कम पूछा जाता है। आपने प्रीवियस एग्जाम में भी देखा होगा ये तो, ओके, काफी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लिनिकल रेडियोग्राफी, जिसमें आप पोजिशनिंग जिससे भी, यानी कि ये वाला टॉपिक है एक तो, और ये वाला जो है ये सबसे ज्यादा मेन एडवांटेज रखते हैं, सबसे ज्यादा इनसे ही क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेन वेटेज रखते हैं ये। मेडिकल एथिक्स, पेशेंट केयर, जहां से आपके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, ओके। इसके अलावा टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न इमेजिंग मॉडलिटीज, यानी कि जहाँ पे हम जो जैसे जैसे टेक्निक्स डेवलप होती जा रही हैं तो क्या क्या मॉडलिटीज हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि टेली, ब्रैकी, इन सब के बारे में। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर, यानी कि बेरियम स्टडी, इसके अलावा कॉलेंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी, इन सब के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल एट रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी, यानी कि वही सब कि रेडिएशन से रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा रेडियोथेरेपी का जो पार्ट है वो रहने वाला है। क्लियर, तो इस तरीके से कुछ आपका सिलेबस जो है वो मॉडिफाइड किया गया है। यहाँ पे आपके जो रेडियोथेरेपी है उसका पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे हम अब बात ये आती है कि आप लोगों के लिए कितनी पोस्टें आई हैं, और दूसरी बात ये करेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है हर एक पोस्ट के लिए, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं डार्क रूम असिस्टेंट के लिए, कि डार्क रूम असिस्टेंट के लिए क्या सीन है। तो देखो डार्क रूम असिस्टेंट के लिए एम्स जोधपुर ने, जहाँ पे एज जो है वो 21 से लेकर 30 एज रखी गई है, यहाँ पे 4 पोस्ट निकाली है। अब इन लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस यानी कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है कि डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप एम जोधपुर से ये भरते हो तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा चाहिए होगा, साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, ओके। तो ये यहाँ पे इसका क्राइटेरिया रहने वाला है। सेकंड बात करते हैं जूनियर रेडियोग्राफर की। तो देखो जूनियर रेडियोग्राफर में ESIC आंध्र प्रदेश ने क्या निकाला है कि 18 से लेके 25 साल तक, और जो भी रिलैक्सेशन है वो जो अगर एम्प्लॉय जो है यानी कि जो सर्विस में है अगर वो ट्राई करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओके। अच्छा, दूसरी बात ये करते हैं कि लेवल 3 पे ये रहने वाला है, और यहाँ पे जो आपका पे मैट्रिक्स है वो लगभग इतना रहने वाला है, 21,700 से लेके 69,100। अच्छा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ये है कि आपको इसमें 12th पास चाहिए, ठीक है। साथ साथ में सेकंड बात ये कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, डिप्लोमा चाहिए होगा, ओके। तो डिप्लोमा आपको यहाँ पे चाहिए होगा, क्लियर। चलिए थर्ड बात करते हैं यहाँ पे रेडियोग्राफर की। रेडियोग्राफर जो है ESIC बिहार ने यहाँ पे वही 18 से 25 ईयर्स का, और वही एम्प्लॉयज को क्या दिया है, रिलैक्सेशन दिया है। कितने लेवल पे है, 5 लेवल पे, यानी कि जो पे लेवल है वो 5 लेवल पे है। यहाँ पे 29,200 से आपको 92,300 तक सैलरी देखने के लिए मिलेगी। अच्छा, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे सबसे पहले बात तो कि 12th पास चाहिए, ठीक है। सेकेंड बात ये कि डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए, ओके। इसके अलावा यहाँ पे साथ साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है, यानी कि डिप्लोमा के साथ साथ क्या मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्लियर। चलिए, तो ये रेडियोग्राफर की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, जिसमें एम्स पटना ने निकाली है, इतनी एज में रहने वाली है, 21 से लेकर के 35। इसके अलावा इस लेवल पे जो है वो 6 लेवल पे रहने वाला है। अच्छा, इसमें क्या क्या बताया गया है, देखो सबसे पहले इसमें BSc यानी कि जो BRT होती है वो बताई गई है, ठीक है। अगर आप रेडियोग्राफी टेक्नीशियन का करते हो तो यहाँ पे दिया गया है BRT को लेकर के। साथ साथ में अगर आप डिप्लोमा से करना चाहते हो तो आप डिप्लोमा से भी कर सकते हो, ओके। लेकिन आपको इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है डिजायर्ड में, यानी कि हो भी सकता है ये चीज कि एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस, क्लियर।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए। एम्स बिलासपुर ने 18 से 30 साल तक पे लेवल 6 रहा है। इसमें बीआरटी वालों को भी दिया है, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? सिर्फ बीआरटी वालों के लिए। ओके, तो सारे जितने भी आपकी पोस्ट निकाली है उन सब में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने एकदम साफ साफ इस बार बता दिया है कि ये रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे रेडियोथेरेपी है। तो अगर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रुप में सेकंड में आती है तो एम्स रायपुर ने यहाँ पे 21 से 35 साल बताइए, लेवल 6 पे बताइए। यहाँ पे आपको बीएससी चाहिए होगी, साथ साथ में आप अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ साथ आपको 2 साल का क्या चाहिए होगा? एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ओके, तो या तो आपको बीआरटी आपके पास हो यहाँ पे, या फिर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की, जो एम्स गोरखपुर ने निकाली है 21 से 35 साल और वही पे लेवल सेम रहने वाला है। यहाँ पे क्या सीन है कि बीएससी 3 साल के लिए बताई गई है, ठीक है। अब वो रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी में हो सकती है, साथ में डिप्लोमा बताया गया, लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस, वही सेम जो हमने ऊपर बात की थी, सेम इसमें भी एज क्वालिफिकेशन वही है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जो निकाली गई है किसके लिए? रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। जिसने क्या निकाला है? ये जो हॉस्पिटल है सेरेन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, इन्होंने निकाली है। इसमें क्या है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट की जो एज लिमिट है, ठीक है। इसके अलावा पे लेवल 6 रहने वाला है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे बताया गया जैसे कि 12th, पहले तो सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। सेकंड बात ये बताई गई है कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए रेडिएशन थेरेपी में, ठीक है, अगर वो डिप्लोमा कोर्स के बेस पे है तो। नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है यहाँ पे कि 3 साल का आपका रेडिएशन थेरेपी का अगर बीएससी का आपके पास है यहाँ पे तो बीएससी के डिग्री कोर्स के बेस पे हो सकता है। इसके अलावा थर्ड में आपका ये बताया गया है कि जो 2 साल रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट में डिप्लोमा के कोर्स के बेस पे होना चाहिए। क्लियर। तो ये कुछ यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे नीचे डिजायर भी दे दिया गया है इन लोगों ने कि एक्सपीरियंस जो है वो आपको रेडियोथेरेपी सेंटर का, इंस्टीट्यूट का, किसी का भी हो सकता है तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेटेस्ट ही मॉडलिटीज़ पे आपने काम किया हो, अगर आपने पहले की भी किया होगा तो चल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट, ग्रेड 1 पे हॉस्पिटल ने निकाली है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 160 प्लस पोस्ट, यानी कि रेडियोग्राफर्स के लिए 160 प्लस पोस्टें निकाली गई हैं इस बार। हर एक जो आपकी चाहे जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट है, टेक्नीशियंस हैं, उन सब के लिए कैटेगरी वाइज हर एक ईएसआईसी ने, एम्स ने अपनी अपनी वैकेंसीज निकाली हैं। ओके, तो इसमें वही बताया गया है जैसे कि जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए 1 सीट बताई गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए जिन्होंने एम्स जम्मू में 2 सीट बताई गई है जनरल के लिए टोटल। इसके अलावा बात करते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रुप 2 में, यहाँ पे एम्स रायपुर ने बताई है 1 सीट बताई है जनरल के अंदर। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट ने वही हॉस्पिटल ने 3 सीट तो बताई है जनरल में, 1 सीट बताई है ओबीसी में, तो टोटल 4 सीट बताई है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन जो है उसने एम्स जो है उसने 4 सीट बताई है किसमें? जनरल में, 1 सीट बताई है ओबीसी में, टोटल 5 सीट है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन एम्स गोरखपुर ने 3 सीट बताई है जनरल में, 1 ओबीसी में बताई है, टोटल 4 है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी ने वही एम्स ने बताई है 2 सीट यहाँ पे जनरल में, 1 सीट जो है वो कहाँ पे है? ओबीसी में है, टोटल 3 सीट है। और यही थेरेपी में है, बठिंडा में बताई गई है, टोटल 3 सीट है जिसमें 2 जनरल की है और 1 जो सीट है वो ओबीसी की है। ऐसे ही सेम टू सेम जो अदर एम्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे निकाली, जैसे कि टेक्नीशियन के लिए टोटल 6 सीट तो निकाली गई है जनरल के अंदर, 1 सीट निकाली गई है ईडब्ल्यूएस में, 2 निकाली गई है ओबीसी में, 1 एससी में, तो टोटल 10 सीट्स हैं जो कि निकाली गई हैं। डार्क रूम असिस्टेंट के एम्स भोपाल ने केवल 1 सीट निकाली है। डार्क रूम असिस्टेंट की एम्स पटना ने टोटल 2 निकाली है। तो इस तरीके से आपका कैटेगरी वाइज क्या दिया है? पोस्ट वहाँ पे दी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको जूनियर रेडियोग्राफर की देखने को मिलेगी, ईएसआईसी दिल्ली ने निकाली है, यहाँ पे 8 पोस्ट निकाली है जनरल के लिए, 1 निकाली है ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 निकाली है ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 2 एसटी, यानी कि टोटल 17 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। ओके, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही ईएसआईसी जो गुजरात ने, हिमाचल प्रदेश ने और जम्मू ने निकाली हैं सीट्स। चलिए, तो ये सारा आपको पीडीएफ जो है ये आपको जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे जूनियर रेडियोग्राफर्स की सबकी अपने अपने ईएसआईसी ने अपने अपने अकॉर्डिंग निकाली है, ठीक है। सारे जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्टें हैं जो हर एक ईएसआईसी ने अपनी हॉस्पिटल में वैकेंसीज के अकॉर्डिंग निकाल चुके हैं सीट।
ओके तो ये बहुत अच्छी, इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं आप लोगों के लिए। तो इस बार आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। जो भी गलतियां हो चुकी हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनसे सीखो और इस बार काफ़ी अच्छा अपन को परफॉर्म करना है। क्लियर? इसके अलावा वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हर एक एम्स और इन सब ने बताई है, गोरखपुर ने, भटिंडा ने, सब ने। ओके इसके अलावा देखो अब बात करते हैं कि अब तुम बोलोगे कि मैम पढ़ाई तो हम हमेशा करते हैं लेकिन पता नहीं कैसे रह जाते हैं। तो देखो अगर आप लोगों को इसी कंटेंट पे जो आपको पीछे दिख रहा होगा पैनल पे, अगर इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है रेडियोग्राफर की, तो आप लोग सुदर्शन पैरामेडिकल से जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको शॉर्ट चार्ट के फॉर्म में सारी चीज़ों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। साथ साथ में ये भी ट्राई किया जाएगा कि आपको क्वेश्चंस जो हों वो भी बता दिए जाएँ। ठीक है, तो सारे के सारे आपको क्वेश्चंस जो हों वो भी बता दिए जाएँ, ये भी यहाँ पे ट्राई किया जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरी पक्का उम्मीद है इस बार तो कि आप लोगों का जरूर यहाँ पे चेहरा देखने को मिलेगा मुझे। ठीक है, तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, क्यों सेलेक्ट होते हैं, क्या रीज़न है सेलेक्ट होने का, बस सब चीज़ जो खेल है वो है स्ट्रेटेजी का। आजकल हार्डवर्क हर कोई करता है लेकिन स्मार्ट वर्क जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसलिए उनके फोटो यहाँ पे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आप लोगों को काफ़ी अच्छी अपनी अपनानी पड़ेगी इस बार आप लोगों का ट्राई ये रहना चाहिए कि आपके जो नंबर हों उसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है, अब आपको एम्स मिले तो बहुत अच्छी बात है, ESIC मिले तो ठीक है, मिल तो रही है ना पोस्ट। चलिए इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपको वैकेंसीज की तैयारी करनी है और समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करें, तो सुदर्शन पैरामेडिकल से आप लोग जुड़ सकते हो। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, EPDF, टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे मेन एडवांटेज ये है आपका इसमें कि हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम बाईलैंग्वेज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे कि टेक्निकल पोर्शन तो ठीक है, आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम इसमें आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन भी देंगे जिसमें आपको GK, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, इन सब की क्लासेस जो होंगी वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लियर? और बात उसमें वही सेम रहेगी कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका देखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। अब देखो आपको बस तैयारी इस अकॉर्डिंग करनी है कि अब आपको जितने भी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लगभग मान के चलो मुश्किल से 40 दिन है आप लोगों के पास में, तो शॉर्ट चार्ट में तैयारी करनी है और जो भी अपडेट हुआ है उस अपडेट को ऐड करके आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी और आपको अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो आपको PYQs की जो बुकलेट होगी वो यहाँ पे फ्री मिलेगी। तो आप आज ही जाकर के अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं बोल रही हूँ आज से ही स्टार्ट कर दो, बहुत कम दिन बाकी हैं, पता नहीं चलेगा कब 40 दिन निकल गए। ठीक है, तो तैयारी करनी है तो आज से स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों को ऐसा है कि हमारी गाइडलाइंस में रह के तैयारी करनी है, हमारी गाइड्स में रह के तैयारी करनी है, तो आप लोग सुदर्शन पैरामेडिकल की एप्लीकेशन को जाके इनरोल कर सकते हो। वहाँ पर आपको बैच मिलेगा, वहाँ पर जाके आप जितने भी लेक्चर्स हैं वो अटेंड कर सकते हो। आपको मिलेगा कि हाँ मतलब चीज़ें सही ज्वाइन की हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन थी, अब वो चाहे आपकी सैलरी के बेस पे हो, किस किस ने कितनी पोस्ट निकाली है, वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू।